गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th जो मिड टर्म आपका एग्जाम होगा उसका जो सैंपल पेपर है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने मार्क्स का होगा आपका? 80 मार्क्स का। क्या इसकी मार्किंग स्कीम रहेगी? कितना टाइम रहेगा? आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? आज हम इसके बारे में रीड करने वाले हैं। तो बेटा आपका जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। टाइम आपके लिए 3 आवर्स है और क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होंगे। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 जो है आपका यानी रीडिंग सेक्शन। सेक्शन बी आपका ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। और सेक्शन सी जो आपका लिटरेचर सेक्शन है यानी आपकी जो बुक्स हैं उनमें से आएगा। तो जो रीडिंग सेक्शन है सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे जिसमें आपके 2 पैसेज आएंगे और दोनों जो है वो आपके 10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स ईच यानी टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो हम साथ साथ इसको सोल्व करते चलते हैं। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो आपका जो फर्स्ट है क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो हम पहले इस पैसेज को रीड आउट करते हैं उसके बाद इसके आंसर्स देखते हैं। तो इन टूडेज एडिशन इन टूडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। रैपिडली मीन्स तेजी से, कि वर्तमान के तेजी से बदलते हुए इस संसार में द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज बिकम ए टॉपिक ऑफ इमेंस डिस्कशन। इमेंस यानी गहन, डिस्कशन चर्चा। भी वर्तमान के बदलते हुए तेजी से बदलते हुए समय में आज जो तकनीकी की जो है शिक्षा में तकनीकी की जो रोल है भूमिका है वो एक गहन चर्चा का विषय बन गई है। 4 सेंचुरीज शताब्दियों से क्लासरूम से रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। भी जो कक्षाएं हैं वो लगभग क्या रही है? अपरिवर्तित रही है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये टीचर लेक्चर, एक टीचर है वो क्या देता है? व्याख्यान। स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, वे छात्र है वो नोट्स लेते थे। एंड टेक्स्ट बुक्स बीइंग द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो आपकी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं वो सूचना का मुख्य स्रोत होती थी। ये प्राचीन समय से आप देखते आ रहे हो कि क्लासरूम में एक टीचर लेक्चरर देता है, स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं और जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं वो मुख्य स्रोत है सूचना का। हाउएवर, लेकिन तथापि द डिजिटल रिवॉल्यूशन यानी कि जो डिजिटल क्रांति है, वर्तमान की जो डिजिटल क्रांति है, हैज ट्रांसफॉर्म दिस ट्रेडिशनल मॉडल। उन्होंने इस परंपरागत जो तरीका है, परंपरागत मॉडल जो है उसको परिवर्तित कर दिया है और ब्रॉट अबाउट ए न्यू एरा ऑफ लर्निंग। एक नए युग की, सीखने के एक नए युग की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसने सीखने के एक नए युग की शुरुआत कर दी। स्मार्ट क्लासरूम्स occupied with projectors, interactive whiteboards and internet connectivity। ये जो आपकी स्मार्ट क्लासरूम्स हैं वो प्रोजेक्टर, जो इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हैं वो, और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है अब वो क्या हो गई है? आर नाउ कॉमन इन मैनी स्कूल्स। बहुत से स्कूलों में वो एक आम बात हो गई है। पहले बहुत ही कम स्मार्ट क्लासरूम थे लेकिन वर्तमान में जो स्मार्ट क्लासरूम्स है हर स्कूल में लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां आपको सीखने के लिए प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ तक कि इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो भी मिल जाएगी। टीचर्स यूज डिजिटल कंटेंट। जो अध्यापक हैं वो भी क्या करते हैं? डिजिटल जो सामग्री है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो जो डिजिटल सामग्री है उसका यूज करने लगे हैं। वीडियोज एंड सिमुलेशंस टू मेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मोर इंगेजिंग एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। वे अध्यापक क्या करने लगे? डिजिटल जो चीजें हैं उनका यूज करते हैं, वीडियोज है उनका, यहाँ तक कि जो सिमुलेशन है उसको भी क्या करते हैं?
जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, यानी जो जटिल विषय या टॉपिक हैं, उन जटिल टॉपिक को समझाने के लिए, ज्यादा इंगेज करने के लिए, या इजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी करने के लिए वो इनका उपयोग करने लगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ए साइंस टीचर कैन डिमोन्स्ट्रेट वोल्केनिक eruptions through 3D animations rather than just describing them। एक विज्ञान का जो शिक्षक है, वो जो वोल्केनिक इरप्शंस है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक ज्वालामुखी इरप्शंस विस्फोट, एक साइंस का जो टीचर है वो इसका ज्वालामुखी जो विस्फोट है उसका वर्णन कर सकता है। डिमोन्स्ट्रेटेड मीन्स वर्णन किससे कर सकता है? थ्रू 3D एनिमेशंस, जो 3D एनिमेशन है उसके माध्यम से उसका वर्णन कर सकता है। किसकी बजाय? देन जस्ट डिस्क्राइबिंग देम, केवल उनकी व्याख्या करने के बजाय वो उसको 3D एनिमेशन के माध्यम से क्या कर सकता है? उसका वर्णन कर सकता है। सच टूल्स नॉट ओनली कैप्चर अटेंशन, भी ऐसे जो यंत्र होते हैं वो न केवल ध्यान आकर्षित करते हैं, बट आल्सो हेल्प इन बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज, बल्कि क्या करते हैं कि जो नॉलेज है उसको बेहतर तरीके से धारण करने में भी सहायता करते हैं। या आप एक तो वीडियोस देखते हो, एक केवल डिस्क्राइब सुनते हो, वर्णन सुनते हो, व्याख्या सुनते हो, तो जो देखा है वो ज्यादा समझ में आता है। थर्ड पैरा है इसका कि अनोदर रिमार्केबल चेंज इन द राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कि जो दूसरा एक और उल्लेखनीय जो बदलाव है ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का उदय है। ये सबसे बड़ा दूसरा जो परिवर्तन क्या है? राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कि जो ऑनलाइन आप पढ़ते हो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उनका जो उदय हुआ है वो भी एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। स्टूडेंट्स कैन नाउ एक्सेस कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, ऑफन फ्री ऑफ कॉस्ट। भी जो छात्र हैं वो दुनिया भर के जो शीर्ष टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, यानी वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस हैज ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स फ्रॉम रिमोट एरियाज, इसने उन के अवसरों को खोल दिया है। अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, कि जो रिमोट एरिया, दूर जो स्थानों में जो लर्नर्स हैं उनके लिए एक अवसर ही खोल दिया है। हु अदरवाइज लैक्ड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि जो एक बेहतर शिक्षा है, जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती थी, उनके लिए उन्होंने अवसर खुले हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड लैंग्वेज लर्निंग एप्स हैव मेड नॉलेज एक्सेसिबल एट द टच ऑफ ए बटन, कि आप अगर देखोगे तो ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी और जो भाषा शिक्षण एप्स है उन्होंने ज्ञान के को एक बटन दबाते ही सुलभ बना दिया है। ये एक्सेसिबल मीन्स सुलभ, या आप एक बटन दबाओगे, आप जो चाहोगे वो आपके सामने मिलेगा। पैरा 4 है इसमें कि डिस्पाइट दीज एडवांटेज, भाई इन जो एडवांटेज या लाभ हैं इनके बावजूद द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फेसेज चैलेंज, कि जो टेक्नोलॉजी है इसका एकीकरण जो है, कि तकनीक का जो एकीकरण है इसमें शिक्षा में वो अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। नॉट एवरी स्कूल कैन अफोर्ड एडवांस्ड डिजिटल टूल्स, ये जो प्रत्येक स्कूल है वो डिजिटल जो उपकरण है उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। मैनी रूरल एरियाज इन इंडिया स्टिल लैक स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, वे अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत के, वहाँ अभी भी जो स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसकी कमी है। मेकिंग ऑनलाइन लर्निंग डिफिकल्ट, जो ऑनलाइन जो लर्निंग है उसको कठिन बना देते हैं। बिना इंटरनेट के तो आप कुछ आजकल कर ही नहीं सकते। तो जो दूरस्थ गांव है वहाँ क्या होगा कि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल नहीं है। मोरओवर, इससे भी अधिक एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स कैन reduce students ability to think critically and solve problems independently,
सबसे बड़ी समस्या जो है कि जो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स, यंत्रों पर जो अत्यधिक निर्भरता है, वो छात्रों के अंदर जो क्रिटिकली सोचने की जो क्षमता है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है, जो सोचते हैं उसको, और जो स्वतंत्र रूप से यानी खुद से ही जो अगर कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्षमता है उसको कम कर देता है। या आप जब ऑनलाइन पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, सारा काम डिजिटल टूल से करते हो, तो आपकी खुद की जो क्षमता है सोचने की, खुद सोचने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एजुकेटर्स ऑफन स्टेज दैट टेक्नोलॉजी शुड कंप्लीमेंट नॉट रिप्लेस, कि जो शिक्षाविद हैं, जो अपने जो जितने भी एजुकेटर्स हैं, वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्लीमेंट यानी उसकी पूरक होनी चाहिए, ना कि उसको रिप्लेस करने वाली, यानी ना तो उसका स्थान लेने वाली, बल्कि पूरक होनी चाहिए ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जो पारंपरिक शिक्षण विधियां हैं, पारंपरिक शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, इनकी क्या होनी चाहिए, पूरक होनी चाहिए, ना कि उनका स्थान लेना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज लाइकली टू बी ए ब्लेंड ऑफ बोथ, भाई शिक्षा का जो भविष्य है वो इन दोनों का जो ब्लेंड यानी मिश्रण होने की संभावना है। वेयर टेक्नोलॉजी इनहांसेस क्लासरूम टीचिंग, जहां तकनीक जो है वो क्लासरूम जो टीचिंग है उसमें वृद्धि करती है, इनहांस वृद्धि, while पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर्स बिल्ड्स वैल्यूज एंड क्रिएटिविटी, कि जो कह सकते हो कि शिक्षकों के साथ जो व्यक्तिगत संवाद होते हैं, इंटरेक्शन है, संवाद जो आपस में आप टीचर से पर्सनल बात करते हो, वो क्या करती है, वैल्यूज और जो क्रिएटिविटी है, यानी मूल्य और जो रचनात्मकता है, मूल्य और रचनात्मकता, उसमें वृद्धि करती है। एज वन एजुकेशनिस्ट राइटली सेड, जैसा कि एक शिक्षाविद ने एकदम सही कहा है कि एक कंप्यूटर कैन टीच फैक्ट्स, भाई एक जो कंप्यूटर होता है वो कोई तथ्य हमें सिखा सकता है, बट ओनली ए टीचर कैन इंस्पायर ड्रीम्स, केवल एक टीचर ही है वो हमारे सपन जो है, हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको इंस्पायर कर सकता है। The ultimate goal should be to create a balanced system that combines the efficiency of machines with the empathy of human educators। ये आप कहो तो अंतिम जो लक्ष्य है हमारा, लास्ट जो अल्टीमेट गोल है, अंतिम लक्ष्य, वो क्या होना चाहिए, एक संतुलित व्यवस्था बनानी चाहिए, संतुलित सिस्टम बनाना चाहिए, जो किसका मिश्रण हो, मशीन जो है उनकी दक्षता, एफिशिएंसी यानी दक्षता, और किसके साथ, जो ह्यूमन एजुकेटर्स हैं यानी मानव शिक्षक हैं, उनकी जो एम्पैथी है, सहानुभूति, उन्हीं का मिश्रण होना चाहिए। यानी इस पैसेज में अगर आप देखते हो तो इसका मतलब है कि मशीनें जो हैं वो केवल आपको फैक्ट समझा सकती है, मशीनों से आप फैक्ट्स को समझ सकते हो, लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड होगा वो आपको किससे मिलेगा, टीचर से ही मिलेगा। वही आपके जो गोल है उनको, गोल्स हो गए, ड्रीम्स हो गए, इनको इंस्पायर कर सकते हैं। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें इसके आंसर्स देने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर देना है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कि द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन हैज कम फ्रॉम, जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है शिक्षा में वो किससे आया है, तो द डिजिटल रिवॉल्यूशन, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उससे ही सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ डू टीचर्स मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग विद टेक्नोलॉजी, कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग टीचर्स जो है वो शिक्षा को और अधिक इंगेज कैसे कर सकते हैं, गिव एन एग्जांपल।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो अपना आंसर है कि टीचर्स मेक इन लर्निंग मोर इंगेजिंग विद टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग टूल्स लाइक प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, डिजिटल कंटेंट, वीडियोज एंड सिमुलेशन टू मेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इजियर टू अंडरस्टैंड। कि अगर आप कहो तो टीचर जो है वो अपनी लर्निंग जो है उसको और ज्यादा इंगेज किससे कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं, तकनीकी टूल्स, जैसे कि प्रोजेक्टर्स हो गए, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हो गए, डिजिटल कंटेंट हो गया, वीडियोज हो गया, और कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनके लिए सिमुलेशंस जो करके वो क्या कर सकते हैं, और ज्यादा इंगेजिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि साइंस टीचर कैन डेमोन्स्ट्रेट वोल्केनिक इरप्शंस थ्रू 3D एनिमेशंस इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग देम। कि एक साइंस टीचर है वो ज्वालामुखी विस्फोट जो है उसको 3D एनिमेशन है उससे समझा सकता है, किसके बजाय उस पर व्याख्या करने की बजाय। तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कि लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके कोई भी दो लाभ बताइए। तो पहला क्या होगा, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो क्वालिटी एजुकेशन है उस तक पहुंच होती है। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज ग्लोबली ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वैश्विक रूप से जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्स को जो स्टूडेंट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है एक्सेसिबिलिटी फॉर रिमोट लर्नर्स। कि जो दूरस्थ लर्नर्स हैं उनके लिए भी आसानी होती है यहाँ तक कि ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज हु लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। कि दूरस्थ इलाकों में जो क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लर्नर्स हैं दूरस्थ इलाके उनके लिए अवसर खुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक 2 नंबर का है कि फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 4। कि पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको नीचे दिए गए जो ब्लैंक स्पेस है उनको फिल करना है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस टेक्नोलॉजी शुड नोट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। तो आया था बेटा उसमें कि जो टेक्नोलॉजी है उनको कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, ना कि रिप्लेसमेंट, नोट रिप्लेस। तो ये उनका स्थान ना लेकर उनकी पूरक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1 नंबर का होगा कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 3। कि पैराग्राफ 3 में जो वर्ड आया है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड एजुकेशनल एप्स हैव मेड नॉलेज एक्सेसिबल एट द टच ऑफ ए बॉटम। जो डार्कर वर्ड है उसको आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका जो आंसर होगा एक्सेसिबल, इसको आपको फोर्थ जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग करना है। पहुंच, एक्सेसिबल मींस अवेलेबल। आपका जो फर्स्ट आंसर है वो सही होगा। 1 मार्क का होगा कि व्हाट प्रॉब्लम डज रूरल इंडिया फेस इन अडोप्टिंग डिजिटल एजुकेशन। कि डिजिटल एजुकेशन को अडॉप्ट करने में जो भारत का ग्रामीण भारत है, कि डिजिटल एजुकेशन को अडॉप्ट करने में जो ग्रामीण भारत है वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करता है। तो बेटा एक ही समस्या आई थी, सबसे बड़ी समस्या थी लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो कौन सी समस्या आई थी, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। लैकिंग स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसकी जो कमी है वो ग्रामीण भारत में डिजिटल एजुकेशन को अडॉप्ट करने में सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट रोल अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन ओनली ए टीचर प्ले इन ए स्टूडेंट्स लाइफ। कि इस पैसेज के अनुसार
कि केवल शिक्षक की ऐसी कौन सी जो रोल है वो निभा सकता है एक स्टूडेंट्स के जीवन में। 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपका। तो आया था आपके कि एक टीचर जो है वो क्या कर सकता है, इंस्पायर ड्रीम्स व्हाइल ए कंप्यूटर कैन टीच फैक्ट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ओनली ए टीचर कैन इंस्पायर ड्रीम्स while a computer can teach facts। टीचर है वो ही किसी छात्र के जीवन में जो ड्रीम्स है उसके उनको इंस्पायर कर सकता है, जबकि कंप्यूटर जो है वो केवल हमें तथ्य सिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। सही रिस्पॉन्स के साथ आपको उत्तर देना है कि द राइटर्स टोन इन द पैसेजेस। भाई इस पैसेज में राइटर की टोन है वो कैसी है, तो बेटा वो कैसी है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन ही दे रहा हमें, तो इंफॉर्मेटिव, तो या फिर बैलेंस्ड कह सकते हो साथ में, इंफॉर्मेटिव एंड बैलेंस्ड। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का है। आपको पैसेज रीड करना है, उसी के अनुसार आंसर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर है, अगला पैसेज है उसको रीड करना है हमें। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पैसेज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पैसेज है उसी को रीड आउट करना है कि प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ अवर टाइम। कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है वो हमारे समय की सबसे गंभीर जो पर्यावरणीय समस्या है उनमें से एक बन गया है। प्रेसिंग यानी गंभीर, वर्तमान में सबसे गंभीर जो पर्यावरणीय समस्या है वो कौन सी है, प्लास्टिक पोल्यूशन। Lightweight, inexpensive and durable, plastic is used in almost every aspect of modern life। कि हल्का, लाइटवेट यानी हल्का, इनएक्सपेंसिव सस्ता, और यहां तक कि ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। कि हल्का, सस्ता और जो टिकाऊ प्लास्टिक है वो लगभग प्रत्येक वर्तमान जीवन जो है, मॉडर्न जीवन है, उसके प्रत्येक पहलू में हम इसका प्रयोग करने लगे हैं। फ्रॉम पैकेजिंग एज बोटल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। कि यहाँ तक की अगर बात करो कि पैकेजिंग और बोतलों से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, इट्स एप्लीकेशंस आर काउंटलेस। कि इसका जो उपयोग है वो अनगिनत है। आप कहीं भी चले जाओ प्लास्टिक का यूज सबसे पहले होता है। हाउएवर, तथापि दीज वेरी क्वालिटीज मेक इट हार्मफुल टू द प्लेनेट। भाई यही गुण इसके ग्रह को हानिकारक बनाते हैं। एज प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज इजीली। ये जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जल्दी क्या नहीं होता, डिकम्पोज, विघटित नहीं होता। एंड कैन रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और इस पर्यावरण में कई 100 सालों तक रह सकता है, यानी सैकड़ों वर्षों तक आपका हो तो ये टिका रह सकता है क्योंकि ये विघटित नहीं होता है। According to a UN report, the world produced over 400 million tons of plastic every year। कि यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। लगभग 40 करोड़ टन, इससे भी ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। एंड नियरली 40% ऑफ इट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसमें से लगभग जो है वो 40% जो है वो केवल सिंगल यूज प्लास्टिक होता है जिनका हम एक बार ही प्रयोग करते हैं। एवरी ईयर अराउंड 11 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एंटर द ओशंस। प्रत्येक साल लगभग 1.1 करोड़ टन जो प्लास्टिक है वो कहाँ पहुंचता है, अपने महासागरों में, समुद्र में पहुंच जाता है। लगभग 1.1 करोड़ टन। साइंटिस्ट वार्न दैट इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू। वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर वर्तमान का जो ट्रेंड चलता रहा, बाय 2050 देयर कुड बी मोर प्लास्टिक देन फिश इन द ओशंस बाय वेट। वेट की दृष्टि से 2050 तक फिश से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा।
यानी समुद्र में प्लास्टिक का वजन ज्यादा होगा किसके बजाय, फिश के बजाय। पहला नंबर 3 है आपका इसमें कि द इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ इज डी वेस्टिंग, कि जो समुद्री जीवन पर इसका जो प्रभाव है वो क्या है, विनाशकारी है। मैरीन यानी समुद्री, प्लास्टिक का जो समुद्री जीवन पर प्रभाव वो क्या है, विनाशकारी है। सी टर्टल्स मिस्टेक प्लास्टिक बैग्स फॉर जेलीफिश, भाई जो समुद्री कछुए हैं वो समुद्र जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, उनको गलती से जेलीफिश समझ के खा जाते हैं। सी बर्ड्स डाई आफ्टर ईटिंग बोटल कैप्स, कि जो सी बर्ड्स हैं वो भी क्या होते हैं, बोतल के जो ढक्कन होते हैं उनको खाकर मर जाते हैं। एंड व्हेल्स आर ऑफन फाउंड विद स्टोमैक्स फुल ऑफ प्लास्टिक, कि जो व्हेल मछली है वो भी भरे पेट के साथ पाई जाती है जिसमें क्या भरा होता है, प्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक्स टीनी फ्रेगमेंट्स लेस देन 5 mm in size have been discovered in seafood, drinking water and even human blood samples, raising concerns about long term health risk। ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो कौन सी है, कि जो माइक्रोप्लास्टिक है, प्लास्टिक के छोटे छोटे जो कण हैं, यानी टीनी फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे कण जो किससे कम है, 5 mm से भी कम है, वो किसमें पाए गए हैं, जो समुद्री फूड है उसमें, अपने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें, यहाँ तक कि मानव जो ब्लड सैंपल्स में भी वो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो एक चिंता का विषय है कि लंबे टर्म तक जो हेल्थ रिस्क होने वाली है उसके लिए एक चिंता का विषय है। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड आर एक्टिंग टू एड्रेस द क्राइसिस, दुनिया भर की सरकारें और संगठन है वो इस संकट, क्राइसिस यानी इस संकट से निपटने के लिए काम भी कर रही है। मोर देन 60 कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड बैन्स और टैक्स ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, 60 से अधिक देशों ने या तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है या उस पर टैक्स है उसको बढ़ा दिया है। कैंपेन्स इनकरेज रिसाइकलिंग, अफोरेस्टेशन एंड अल्टरनेटिव्स लाइक जूट एंड क्लॉथ बैग्स, भी कैंपेन्स लगाए गए हैं, अभियान किसके, रिसाइकलिंग के, अफोरेस्टेशन वनारोपण और अल्टरनेटिव यूज करने के, भाई इसका जो अल्टरनेटिव है या कह सकते हो विकल्प है उसको प्रोत्साहित किया गया है कि आप इसकी जगह जूट और कपड़े के बैग्स उनको यूज कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी एक्सपर्ट्स emphasize that lasting change depends on consumers reducing unnecessary plastic use in their daily lives, कि इस बात पर जोर देते हैं कि जो स्थायी बदलाव है उपभोक्ताओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में अनावश्यक प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर निर्भर है। इससे काम नहीं चलेगा कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो क्या करे, खुद ही इसका प्रयोग बंद कर दे या इसको बंद करे या कम कर दे, तो ही ये काम है वो हो सकते हैं, वरना इसके जो परिणाम है वो विनाशकारी होंगे। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको नीचे आंसर्स देने हैं, वो बेटा 10 नंबर्स के हैं सारे के सारे। पहला जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का कि व्हाट डज द फ्रेज प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज इन पैराग्राफ फर्स्ट टेल अस अबाउट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि पहला जो आपका पैसेज है उसमें जो प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज है उसका क्या मतलब है, भाई उस चीज से आप क्या समझते हो। तो बेटा आपका ऑप्शन जो बी है, इट इज सीरियस एंड अर्जेंट, ये सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्टेशन एंड रीजन गिवन बिलो, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा असर्टेशन और रीजन का कि कौन सा जो है वो सही आपका रहेगा। तो बाय 2050 देयर कुड बी मोर प्लास्टिक देन फिश इन द ओशंस बाय वेट, 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक का जो वेट है वो मछलियों के वेट से ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है इसका कि प्लास्टिक वेस्ट रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कई सैकड़ों सालों तक प्लास्टिक वेट है वो रहता है। तो बेटा इसका मतलब असर्टेशन ये भी सही है और इसका रीजन भी यही है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 है
स्टेट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन मेरीन एनिमल्स, कि जो मेरीन एनिमल्स हैं, समुद्री जो जीव हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक के कोई भी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। तो बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से थे जो आपने देखे थे? एक बार पैसेज को रीड आउट करो, वापस चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में आया था बेटा आपका कि सी टर्टल्स मिस्टेक प्लास्टिक बैग्स फॉर जेलीफिश, सी बर्ड्स डाई आफ्टर ईटिंग बोतल कैप्स एंड व्हेल्स आर ऑफन फाउंड विद स्टोमैक्स विद फुल ऑफ प्लास्टिक। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, समुद्री जीवन तो यही है कि समुद्री जो कछुए हैं वो गलती से प्लास्टिक बैग को खा जाते हैं जेलीफिश के भरोसे, सी बर्ड्स हैं वो बोतल कैप्स को खाकर मर रहे हैं, वो व्हेल्स हैं उनमें भी क्या पाया गया है कि प्लास्टिक है वो पेट भर के पाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, pick the option that is closest in meaning of the word devastating as used in paragraph 3। ये कौन सा जो वर्ड है वो क्या हुआ है, डिवेस्टेटिंग है, उसकी क्या है, क्लोजेस्ट है। तो बेटा सबसे जो सही आंसर रहेगा इसका वो कौन सा होगा, हार्मलेस। तो क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन जो है डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाउ 5 नंबर है, हाउ आर गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिंग टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। ये सरकारी और जो संगठन है वो प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस कम करने के लिए क्या 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 कैसे कर रही है। तो बेटा अभी आया था अपने लास्ट पैरा में, लास्ट पैरा के पास एक बार दोबारा जाते हैं। तो बेटा मोर देन 60 countries have introduced ban on taxes on single-use plastics, campaigns encourage recycling, afforestation and alternative like jute and cloth bags। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करना है कि द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड ओवर टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। प्रत्येक साल कितने टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। तो बेटा आया था 400 मिलियन टन, 400 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट एविडेंस फ्रॉम पैराग्राफ 3 शोज दैट माइक्रोप्लास्टिक अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। ये कौन से फैक्ट हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि माइक्रोप्लास्टिक का वो मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। तो बेटा वापस चलते हैं। तो बेटा यहां से कर सकते हो कि माइक्रोप्लास्टिक्स टीनी फ्रेगमेंट्स लेस देन 5 mm इन साइज have been discovered in seafood, drinking water and even human blood samples, raising concern about a long term health risk। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा यहां से लेके लास्ट लाइन तक, ये आपका आंसर नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा बेटा आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सपर्ट्स बिलीव दैट लास्टिंग चेंज इन प्लास्टिक यूज विल कम ओनली व्हेन। तो परिवर्तन कब आएगा, जब कंज्यूमर्स रिड्यूस अननेसेसरी प्लास्टिक इन देयर डेली लिव्स। कि अगर कंज्यूमर्स अपने रोजाना के जीवन में प्लास्टिक, अनावश्यक प्लास्टिक है उसको कम कर दें तो ही क्या हो सकता है कि जो प्लास्टिक का यूज है वो उसमें चेंजमेंट हो सकता है।
तो बेटा सेकंड जो आपका पैसेज था क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी आपका 10 मार्क्स का है। दोनों पैसेज हैं, टोटल अपन ने 10 + 10 20 मार्क्स का रीड कर लिया है। इसके बाद आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल आता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो होगा वो ग्रामर पोर्शन होगा। आपको 12 में से कितने करने हैं? 10 करने हैं, यानी 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक 1 नंबर का, यानी टोटल आपके 10 मार्क्स हो गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका इसमें कि सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब की सही फॉर्म है उसको आपको फिल करना है। द ट्रेन लेट यस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। तो बेटा अराइव की फॉर्म भरना है, तो यस्टरडे हो गया आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी अराइव्ड। द ट्रेन अराइव्ड लेट यस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमारी मोरल ड्यूटी हो गई, नैतिक कर्तव्य है। और मोरल ड्यूटी में क्या आता है? शुड। तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। नेक्स्ट में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्शन इट। शी डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। तो बेटा इसमें आप करेक्शन देखोगे तो कहाँ से होगा? जहाँ डोंट आया है, सी आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो डू की जगह क्या आ जाएगा? आपका एरर क्या हो जाएगा? डोंट, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? डजंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका, टेक ए लुक एट द कन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स अबाउट होमवर्क। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसके आपको पढ़ना है। टीचर और स्टूडेंट का वार्तालाप है। टीचर कह रहा है, डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम? स्टूडेंट, यस आई सबमिटेड इट यस्टरडे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। इस डायलॉग को पूरा करने के लिए आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। तो बेटा जब आप पूछोगे तो इस आंसर है इसका आपको उत्तर देना है, यानी आपका इंटेरोगेटिव जो है उसमें यस और नो वाला है, यस और नो। तो बेटा जब आप देखोगे ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को अगर आप चेंज करोगे तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, नो चेंज। तो क्या जाएगा आपका? बी ऑप्शन, ही हैड सबमिटेड इन टू द प्रीवियस डे। तो बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ द लाइन गिवन बिलो। नीचे आपको वही एरर करेक्शन वाला दोबारा आया है आपका। तो सी गो टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड्स। बेटा आप देखोगे तो सी क्या है? वही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में क्या आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो एरर हो जाएगा आपका गो, और करेक्शन हो जाएगा गोज। यानी आपका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, कि रिपोर्ट द डायलॉग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। डायलॉग को पूरा करना है आपको। मदर कह रही है प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। सन कह रहा है श्योर आई विल। तो द मदर रिक्वेस्टेड द सन। अब आप देखोगे प्लीज कौन सा हो गया आपका, किस प्रकार का सेंटेंस है? तो बेटा प्लीज कौन सा? तो बेटा प्लीज आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है,
और इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है उसमें जो कनेक्टर होता है, यानी कनेक्टिव जो कह सकते हो, वो क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या जाएगा, द मदर रिक्वेस्टेड द सन टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन बिलो। ए बास्केट ऑफ मैंगोज वर लेइंग ऑन द टेबल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको एरर करेक्शन देखना है। तो आप देखोगे कि ये बास्केट आया है, लेकिन साथ में वर्ब कौन सी आई है, वर। वर तो प्लूरल के लिए आता है, बास्केट आपकी सिंगुलर है, एक वचन है। आपको मैंगोज नहीं देखना है, क्या देखना है, बास्केट। तो एरर में आ जाएगा आपका वर और करेक्शन में आपका वॉच। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्लीट द गिवन नैरेटिव्स बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल, कि जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, द मूवी ऑलरेडी बिगन। बेटा ऑलरेडी बिगन थर्ड फॉर्म आई है, पहले शुरू हो चुकी थी, वे पहुंचे थे, पास्ट में हो रही है बात, और उससे पहले ही हो गई। तो आपका सी ऑप्शन जो है, हैड, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुन के आपको उत्तर देना है कि देयर इजंट मिल्क लेफ्ट इन द जग। अब बेटा पहली बात तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, एनी का। तो आपका सी आंसर इसमें सही होगा, देयर इजंट एनी मिल्क लेफ्ट इन द जग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो। सही मॉडल का आपको चूज करना है कि वी ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। तो बेटा वही आपकी मॉरल ड्यूटी आ गई। मॉरल ड्यूटी में क्या आता है, शुड आता है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चूज करके आपको कंप्लीट करना सेंटेंस कि नाइदर ऑफ द बॉयज गिल्टी ऑफ द मिस्टेक। अब जब नाइदर की ही बात आ गई तो आपका बेटा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगा, इज ही बची है, इज गिल्टी ऑफ द मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर करेक्शन वाला दोबारा बेटा, द चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। अब बेटा जहां देखोगे वोज आया है, लेकिन चिल्ड्रेन क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या जाएगा, एरर में वोज आ जाएगा और करेक्शन में आपका वर। तो बेटा इसमें आपके 12 क्वेश्चन हैं, करने आपको 10 है, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 10। 10 गुणा 1 बराबर 10 मार्क्स आपके इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसी में बेटा क्रिएटिव राइटिंग स्किल आपकी आएगी, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको चॉइस मिलेगा। क्रिएटिव राइटिंग जो है आपकी, उसमें आपको चॉइस मिलेगी, ध्यान रखना। क्या करना है कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या तो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स का। टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है, आपने वहां पे क्या सीखा, क्या देखा और क्या महसूस किया, उसको 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आपका टॉपिक क्या है, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। इसके अथवा में आपका राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ए फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन योर नाइबरहुड, या आपके पड़ोस में कोई भी फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट किया गया है। आपको 80 वर्ड्स में इन दोनों के आंसर देने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेटा जो पहला था क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपने एक मोन्यूमेंट का विजिट किया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अवर क्लास विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट वीक। हमारी क्लास ने पिछले सप्ताह लाल किले का भ्रमण किया था। वी वर struck by its magnificent मुगल आर्किटेक्चर।
भाई इसकी जो मुगल आर्किटेक्चर है